नंबरदार अनायत ने इशारा किया। वो घोड़े से उतरे, झोंपड़ी के करीब गए जहाँ शकराल खड़ा था। फिर इसने जमशेद और इसके साथियों के बारे में पूछा, जिसके जवाब में इसने साफ इनकार कर दिया। नंबरदार अनायत ने कहा, तुम कौन हो और इस वीराने में क्या कर रहे हो? शकराल कुछ गड़बड़ा सा गया। वो नंबरदार इनायत से वाकिफ था। इसने कनखियों से झोंपड़ी की तरफ देखते हुए कहा, मेरा नाम शकराल है, कोहिस्तानी हूँ, यहाँ से 2 गांव छोड़कर मेरी बहन का घर है, इसी तरफ जा रहा हूँ। सलमान को अचानक एहसास हुआ कि झोंपड़ी में से किसी के कराहने की आवाज़ बुलंद हुई थी। इसने चौंकते हुए पूछा, झोंपड़ी में कौन है? किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दे रही है। शकराल का दिल दक दक करने लगा। रात फाश होने ही वाला था। इसने बज़ाहिर पूरे रसान से कहा, मेरी बीवी है, हम यहाँ से गुजर रहे थे, बीवी के पेट में शदीद दर्द था, घोड़े से उतार कर अंदर लटा दिया है, कुछ आराम करेगी तो आगे का सफ़र करेंगे। नंबरदार अनायत टटोलती नज़रों से इससे देखते हुए बोला, मैं थल चून का नंबरदार हूँ, तुम्हारी बीवी को ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो हमारी बस्ती ज़्यादा दूर नहीं, ये अमीर अल्लाह तुम्हें बस्ती में हमारे घर छोड़ आएगा। शकराल ममनूनियत जाहिर करते हुए बोला, शुक्रिया, मेरी बीवी की तबीयत अब बेहतर हो रही है। खैर, मैं एक दफ़ा इससे पूछ भी लेता हूँ, अगर ज़रूरत हुई तो आपकी बात मान लेता हूँ। ये कहकर वो झोंपड़ी का दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर अंदर चला गया। सलमान के जी में आया कि वो दौड़ के जाए, दरवाज़ा खोल कर अपनी तसल्ली कर ले, मगर वो जानता था औरतों के मामले में यहाँ के लोग बहुत सख्त होते हैं। अगर वाकई इसकी बीवी अंदर मौजूद है तो ये कोहिस्तानी हंगामा खड़ा कर सकता था। हिना की मौजूदगी के बारे में वो तजव्वुर का शिकार था। अगर वो इस झोंपड़ी में होती तो जमशेद यहाँ मौजूद होता। ये सोचकर इसने झोंपड़ी में जागने का इरादा तर्क कर लिया। शकराल चंद सानियों बाद बाहर निकला, फिर संजीदा लहजे में बोला, नंबरदार साहब, मेरी बीवी की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, हम कुछ ही देर में अपने सफ़र पर रवाना होंगे, आप भी अपने रास्ते पर चले जाएं। मेरी दुआ है कि आप जिसकी तलाश में जा रहे हैं वो आपको मिल जाए। वो तीनों अपने घोड़ों पर सवार हुए, फिर इस नदी के साथ मगरब की तरफ रवाना हो गए। शकराल ज़ेरे लब मक्कारी से मुस्कुराता हुआ नहीं जाते हुए देखता रहा। जब वो आंखों से ओझल हो गए तो तेज से चलता हुआ झोंपड़ी में दाखिल हो गया। हिना सुतून से बंधी हुई हालत में शदीद नफरत और गुस्से से देखने लगी। इसका बस नहीं चल रहा था कि अपने नाखूनों से जालिम का चेहरा नोच ले, अपने दांतों से इसका कलेजा चबा डाले। शकराल मुज़हका हेज लहजे में बोला, कमीनी, तेरा बाप और वो तुम्हारा यार बड़ी फुर्ती दिखा रहे हैं। अच्छा हुआ कि तुमने भागने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारा मुंह बंद कर दिया, वरना बाहर से उनकी आवाज़ सुनकर अंदर तुम शोर मचाती तो बांटा फूट जाता, फिर बड़ा हंगामा होता, वो सब मारे जाते या मेरी लाश गिराकर तुम्हें ले जाते। शकराल गुस्से में ये कहकर झोंपड़ी से बाहर चला गया। इसे अंदेशा था कि इसे तलाश करने वाले वापस आ सकते हैं, इसलिए बाहर निकलकर इसने दूर दूर तक देखा। वहाँ उनका कोई नामो निशान नहीं था। दरख्तों और टीलों के पीछे से कहीं ओझल हो गए थे। वो झोंपड़ी के करीब अपनी राइफल हाथ में लेकर उच्च चौकन्ना होकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मुखालिफ सिमत में इसने घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनी। इसने चौंक कर देखा, फिर इत्मीनान की एक गहरी सांस ली। आने वाले जमशेद और जमदर थे। करीब आकर वो घोड़ों से नीचे उतरे। जमशेद ने कहा, शकराल, सब हैरियत है ना? लड़की ने परेशान तो नहीं किया? वो गहरी सांस लेकर बोला, बड़ा मसला हो गया था, मैं बाल बाल बच गया हूँ। जमशेद ने चौंकते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? लड़की ने कोई मसला खड़ा किया? शकराल ने हिना के फरार की कोशिश की पूरी तफसील उसे सुना दी। जमशेद गुस्से से होंठ बीच कर बोला, कमीनी बहुत गुरूर होगा अपने बाप और इसका बख्तियार की हैसियत का, बहुत जल्द इसके पर काट दूंगा, ये फिर मेरे पाँव चाटती फिरेगी। शकराल ने कहा, असल बात तो आगे सुनो। मुसीबत दरवाजे पर आकर वापस चली गई। इसे झोंपड़ी में बंद करके थोड़ी ही देर गुजरी थी, इसका बाबा और फॉरेस्ट ऑफिसर यहाँ आ गए। मुझसे पूछगिछ की। ये तो अच्छा हुआ था कि इसने भागने की कोशिश की। इसके बाद मैंने इसे सतून से बांधा और मुंह भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से चीखने और दरवाज़ा पीटने के काबिल नहीं रही। फिर भी इसके कुराहने की आवाज़ सुनकर कमबख्त फॉरेस्ट ऑफिसर ने शक का इजहार किया, मगर मैंने अपनी बीमार बीवी का बहाना बनाकर इन्हें मुतमईन कर दिया। जमशेद फिक्रमंदी से बोला, इन्हें शक हुआ था तो वो दोबारा आ सकते हैं, अब हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना होगा। तुमने क्या सोचा है? हिना को लेकर कहाँ जाने वाले हो? जमशेद से कुछ सोचते हुए बोला, जमदर, तुम यहाँ से वापस जाओ, जंगल में हमारे साथियों को ये बताओ कि दरख्तों की कटाई का काम फिलहाल रोक दें, इतने दरख्त काट के इन्हें जल्द अज जल्द महफूज मुकाम तक पहुँचा दे। सलमान हिना को तलाश करने में नाकाम हुआ तो सबसे पहले जंगल को निशाना बनाएगा, इसलिए तुम साथियों के साथ मिलकर फ़ौरन लकड़ी दूसरी जगह मुंतकिल करके जंगल खाली कर दो। शकराल मेरे साथ चलेगा। इस पहाड़ के पीछे बकरवाल कबीले में हाना बदोशों की बस्ती है, वहाँ मेरे एतमाद के लोग हैं, इस बस्ती में ले जाकर मैं हिना को छुपा दूंगा। जमदर ने तशवीश भरे लहजे में कहा, नंबरदार अनायत और फॉरेस्ट ऑफिसर इस रास्ते पर आ गए हैं, इनसे कहीं भी सामना हो सकता है। जमशेद बोला, हम यहाँ से आम रास्ते पर नहीं जाएंगे, पहाड़ पे चौराहों की बनाई गई पगडंडियाँ हैं, हम ये रास्ता इख्तियार करेंगे। ये कुछ दुश्वार और तवील रास्ता है मगर महफूज है। मुझे इत्मीनान है आज रात तक हम बकरवाल कबीले में पहुंच जाएंगे, इसके बाद आगे के बारे में सोचेंगे। ये कहकर वो तेज़ी से चलता हुआ झोंपड़े के दरवाजे के बाहर आ गया। इसे खोल कर अंदर झांका। दरवाजे की रोशनी में हिना सतून के साथ बंदी नजर आई। वो बहुत नकाहट से सर झुकाए खड़ी थी। दरवाज़ा खुला तो उसने धीरे धीरे सर उठाकर देखा। जमशेद पे नज़र पड़ी तो नफरत से इसे घूरा, फिर सर झुका लिया।
जमशेद झोंपड़ी के अंदर आया, एक हाथ से थोड़ी पकड़कर झटके से सर ऊपर उठाया, फिर इस्तेज़ाइया लहजे में बोला, बहुत गुरूर होगा ना अपने नंबरदार बाप की ताकत और चंद दिन के मेहमान इस यार की सरकारी हैसियत का, मगर ये मत भूलो कि अब तुम मेरी मलकियत हो। किसी में हिम्मत नहीं कि मुझसे तुम्हें छुड़ा कर ले जाए, खून के दरिया बहा दूंगा। इसका मुंह चादर से बंधा हुआ था। जमशेद चादर की घेरा खोलते हुए गुस्से से बोला, शकराल ने बताया है कि तुमने भागने की कोशिश की, तुम आइंदा भी ऐसा कर सकती हो, मगर याद रखो अब किया तो तुम्हारे बाल काट दूंगा, इसके बाद तुम्हारे पाँव की उंगलियां काटूंगा। वरना काट पर लहजे में बोली, मैं कमज़ोर और मजबूर हूँ, तुम्हारे जुल्म का मुकाबला नहीं कर सकती। तुम जितना चाहो मुझ पर जुल्म सितम ढाओ, मगर मैं कभी तुम्हारे जैसे धोखेबाज और लालची इंसान की बीवी नहीं बनूंगी। इसकी बजाय मैं अपनी जान देना पसंद करूंगी। वो गुस्से से इसे तमाचा मारते हुए बोला, तुम्हारी मौत का मुझे ज़्यादा दुख भी नहीं होगा, बल्कि मैं तुम्हें खुद ही जान से मार दूंगा। फाहिशा, तुम्हारे जैसी बेहया और बेवफा लड़की का मर जाना ही अच्छा है। बस पहले तुम्हारे इस यार को शिकंजे में कस लूं, तुम्हारी आंखों के सामने इसे अपने कदमों पर गिराऊंगा, तुम दोनों मुझसे फरियाद करोगे, ज़िंदगी की भीख मांगोगे और मैं क्लेशनकोव की सारी गोलियां तुम दोनों के जिस्मों में उतार दूंगा, तभी मेरा गुस्सा ठंडा होगा। ये कहकर इसने हिना के हाथों को खोल दिया। वह सुतून से आज़ाद हो गई। बहुत देर तक सुतून से बंदी रहकर इसका जिस्म शदीद दर्द करने लगा था। वो नीचे बैठ गई, अपने हाथ और कमर को सहलाने लगी। जमशेद काटदार आवाज़ में बोला, अब मेरी बात सुनो और शराफत से अमल करो। हम इस झोंपड़ी से निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये भी नहीं बताऊंगा। तुमने कोई शरारत की, भागने की कोशिश की तो भयानक इंजाम के लिए तैयार रहना। हिना बहुत मायूस हो गई थी। जमशेद और इसके साथी बहुत बेरहम और बेहिस लोग थे। वो इनका मुकाबला नहीं कर सकती थी, इसलिए खुद को हालात के दायरे पे किसी तिनकी की तरह बहते हुए किसी नामालूम मकाम की तरफ जाना इसने मुनासिब समझा। इसे झोंपड़ी से बाहर आने का हुक्म देकर जमशेद बाहर निकल गया। हिना बोझिल कदमों से चलती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी, फिर एकदम रुक गई। इसे अचानक एक तरकीब सूझी। इसके गले में चांदी का एक लाकड़ था जो अब्बा ने पिछले दिनों शहर में इसके लिए बनवा के लाया था। इसने वो लाकड़ गले से उतारा। झोंपड़ी के दरवाजे के करीब एक ताकचा सा बना हुआ था। इसके आसपास कालक से मालूम होता था कि रोशनी के लिए चिराग इस जगह पर रखे जाते हैं। हिना ने अपना लाकड़ इस ताकचे पर रख दिया। दिल से फरियाद निकली कि इसे तलाश करने वाले दोबारा यहाँ आ जाएं और उनकी नज़र इस लाकड़ पर पड़ जाए। इन्हें एक इशारा मिल जाएगा इसे तलाश करने का। वो झोंपड़ी से बाहर आई। जमशेद अपने साथियों के साथ घोड़े लेकर तैयार था। हिना को देखकर इसने इशारा किया। जमदर अपनी घोड़ी इसके करीब ले आया। जमशेद बोला, इस घोड़ी पर सवार हो जाओ। मैं जानता हूँ तुम घुड़सवारी कर सकती हो, लेकिन जिस रास्ते पर हमें जाना है ये बहुत दुश्वार है। एहतियात से घोड़ी चलाओ। एक बात मत भूलो कि भागने की ज़रा सी कोशिश की तो बुरा अंजाम होगा। हमारे पास बंदूकें हैं, तो मुफ्त में मारी जाओगी। वो कुछ ना बोली, खामोशी से घोड़ी पर बैठ के इसकी लगाम जमशेद ने अपने घोड़े की जीन से बांध दी। वो आगे बढ़ा। इसके पीछे पीछे हिना और शकराल के घोड़े भी चल पड़े। जमदर वहाँ से थलचून की तरफ पैदल रवाना हुआ। इसकी जिम्मेदारी थलचून जंगल में अपने साथियों के पास जाने और बगैर किसी ताहीर के कटी हुई लकड़ी आगे महफूज मकाम तक पहुँचाने की थी। सलमान, नंबरदार, अनायत और अमीर अल्लाह बहुत दूर तक हिना की तलाश में गए। रास्ते में चंद बस्तियाँ थी, इनमें जाकर भी कुछ मालूम करने की कोशिश की। उन्होंने मुतअद्दिद लोगों से जमशेद और हिना की निशानियां बताकर इनके बारे में पूछा। कहीं से भी इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिला। शाम से ज़रा पहले वो एक बस्ती से पूछकर नाकाम होकर आगे बढ़ने वाले थे। एकदम मौसम बदल गया। एकदम घने से बादलों ने चादर तान ली। बुलंद पहाड़ों के पीछे बहुत जोर से गिड़गिड़ाहट हुई, फिर हल्की हल्की बारिश शुरू होगी। नंबरदार अनायत दुख से बोझिल लहजे में बोला, सलमान बेटा, बारिश होने लगी है, ये कुछ आसार अच्छे नहीं। हमें अंधेरा फैलने से पहले वापस जाना होगा, वरना पहाड़ी रास्तों पर घोड़े नहीं चल सकेंगे। हम किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। सलमान अहमद गहरी सांस लेकर बोला, आप इस तरह के मौसमी हालात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। जो आप बेहतर समझते हैं वैसा करें, लेकिन ये बात वाज़ेह है, मैं हिना को तलाश के बगैर शहर वापस नहीं जाऊँगा। कल सुबह हम अपनी मुहिम का आगाज़ दोबारा करेंगे। नंबरदार अनायत ने कहा, मैं गम और गुस्से की आग में जल रहा हूँ। मैं अपनी इज्जत इन पहाड़ों में पामाल होने नहीं दूंगा। कल सुबह हम एक नई ताकत के साथ इनका ताकुब करेंगे। रास्ते में मैंने बहुत भरोसे के बंदों से बात किया है। जमशेद यहाँ से गुजरा तो जरूर हमें खबर हो जाएगी। उन्होंने अपने घोड़े वापस थलचून की तरफ मोड़ दिए। अंधेरा फैलने और बारिश तेज होने से पहले वो वापस पहुँचना चाहते थे, इसलिए घोड़ों की रफ्तार भी हासी तेज कर ली थी। जो वो आगे बढ़ते जा रहे थे, अंधेरा और बारिश बढ़ रही थी, जिसकी वजह से इनकी रफ्तार धीमी हो गई थी। जब वो चरवाहों की झोंपड़ी के पास पहुंचे तो अंधेरा भी फैल गया और बारिश भी तेज हो गई। नदी के साथ साथ जो पगडंडी थी, इस पर घोड़े चलाना बहुत दुश्वार हो गया। कई जगह घोड़ों के पांव फिसल गए। अब आगे थलचून तक 2-3 घंटों का मजीद सफर था। रास्ता भी बड़ा खतरनाक और डलवानी था। झोंपड़ी के पास पहुंचकर नंबरदार अनायत ने आवाज़ देकर इन्हें रोक लिया। सलमान साहब, मेरा तजर्बा बता रहा है, अब आगे बढ़ना हमारे लिए नहायत खतरनाक होगा। यहाँ से थलचून तक हमारे 3 घंटे का मजीद सफ़र है, वो भी इस सूरत में कि हमारे घोड़े तेज़ रफ्तारी से चलें, जो क्या मुमकिन नहीं। इसलिए बेहतर है यहीं हम झोंपड़ी में रात गुजार लें।
وہ گھوڑوں سے نیچے اترے، ٹارچ کی روشنی میں پہلے گھوڑوں کو جھونپڑی کے ساتھ ایک موجود غار میں لے گئے، انہیں بارش سے محفوظ کر کے اندر باندھا۔ وہ اس کے بعد جھونپڑی کے پاس آ گئے، زنجیر نما کنڈی کھول کر وہ تینوں اندر داخل ہوئے۔ ٹارچ کی روشنی میں جھونپڑی کے فرش پر بچھی گھاس دکھائی دی، چھت سے ٹپکنے کی وجہ سے کہیں کہیں نمی محسوس ہو رہی، مگر باہر کی تیز بارش اور اس سے پیدا شدہ ٹھنڈک کی نسبت یہاں آسودگی تھی۔ وہ تینوں گھاس پر بیٹھ گئے۔ سلمان احمد ٹارچ کی روشنی میں جھونپڑی کا جائزہ لینے لگا۔ ٹارچ کی تیز روشنی جھونپڑی کی محدود فضا میں گردش کرنے لگی۔ اچانک سلمان احمد چونک اٹھا، جھٹکے سے اٹھا۔ دروازے کے پاس تاکچے پر اسے چمکتی ہوئی چیز نظر آئی۔ اس نے لپک کر تاکچے سے وہ چیز اٹھا لی۔ وہ چاندی کا لاکٹ تھا جسے ہینا وہاں نکلتے ہوئے تاکچے پر رکھ کر چھوڑ گئی تھی۔ اسی اثنا میں نمبردار عنایت کی بھی نظر اس پر پڑی۔ اس نے ایک دم جپٹ کر سلمان کے ہاتھ سے وہ لاکٹ لے لیا، پھر سرسراتی آواز میں بولا، یہ ہینا کا لاکٹ ہے، ابھی چند دن پہلے اس کے لیے میں شہر سے لایا تھا۔ سلمان احمد بولا، اس کا مطلب ہے ہینا کو یہاں رکھا گیا تھا، لیکن یہ لاکٹ ادھر کیسے رہ گیا؟ نمبردار عنایت پرجوش لہجے میں بولا، میری بیٹی نے بہت سمجھداری کا کام کیا ہے، اس نے خود ہی رکھ کر ہمیں ایک طرح سے اشارہ دیا ہے کہ اسے یہاں لایا گیا تھا، اب آگے ہمارے لیے راستے کے تعین کرنے میں آسانی ہوگی۔ سلمان احمد افسوس سے بولا، ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے۔ صبح یہاں سے گزرتے ہوئے جو شخص باہر ملا تھا اصل میں وہ جمشید کا ساتھی تھا، ہم اس کی باتوں میں آگے۔ اندر سے کراہنے کی جو آوازیں آ رہی تھیں وہ دراصل ہینا کی آوازیں تھیں، پتہ نہیں وہ بدبخت اس پر کیسے ظلم کر رہے تھے۔ نمبردار عنایت نے کہا، بہت ممکن ہے اس شخص کی بات درست ہو، اس کا جمشید سے کوئی تعلق نہ ہو، ہینا کو بعد میں یہاں لایا گیا ہو، ہمارے لیے اصل معاملہ یہی ہے کہ ہینا یہاں سے گزری ہے۔ سلمان احمد کچھ سوچتے ہوئے میر اللہ سے بولا، وہ شخص اپنا عجیب سا نام بتا رہا تھا، کیا اسے پہلے کبھی دیکھا ہے؟ میر اللہ نے کہا، اس شخص نے اپنا نام شکرال بتایا تھا، ایسے نام کوہستان میں رکھے جاتے ہیں، اور شکل سے بھی کوہستانی لگتا تھا۔ جمشید کے ساتھ جنگل میں کام کرنے والوں میں اکثر کوہستان کے بندے ہیں، اگر آپ کا شک درست ہے تو یہ شخص شکرال اسی کا ساتھی ہو سکتا ہے۔ نمبردار عنایت نے کہا، ہمارے لیے شکرال اہم نہیں، جمشید ہینا کو لے کر کس طرف گیا ہے یہ جاننا اہم ہے۔ میرے خیال میں ہم دن بھر جن بستیوں اور وادیوں میں بھٹکتے رہے ہیں وہ سب بیکار تھا، جمشید اس طرف گیا ہی نہیں، ورنہ راستے میں کوئی بھی شخص اس کے بارے میں اطلاع دے دیتا۔ سلمان جوش سے بولا، میں جمشید کو پاتال سے بھی نکال کر لے آؤں گا اور اس کے چنگل سے ہینا کو آزاد کروانے کے لیے آخری حد تک جاؤں گا، کسی ملک اور خان کے خوف سے حوصلہ نہیں ہاروں گا۔ آپ بتائیں کس طرف جانا ہے؟ اس نے کہا، یہاں سے تھوڑی دور آگے بائیں جانب ایک پہاڑی راستہ ہے جو کہ ایک سرسبز چراگاہ تک جاتا ہے، وہاں بکروال ہانہ بدوشوں کی بستی ہے۔ اگر جمشید کوہستان کے راستے پر نہیں گیا تو ضرور ہانہ بدوش قبیلے میں ہینا کو لے کر گیا ہے۔ سلمان پریشانی سے بولا، تیز بارش کی وجہ سے گھوڑوں کے سموں کے نشان بھی اب مٹ گئے ہوں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کس طرف گئے ہیں؟ نمبردار عنایت کچھ سوچتے ہوئے بولا، ہم رات اسی جھونپڑے میں گزاریں گے، صبح سویرے ہانہ بدوشوں کے قبیلے کی طرف جائیں گے، وہاں سمجھ بوجھ کر حالات کا جائزہ لیں گے، اگر ہینا وہاں نہ ملی تو کوہستان یا پھر شاہراہ کے آس پاس کی آبادیوں کو اپنا ٹارگٹ بنائیں گے۔ وہ تینوں سر جوڑ کر صبح ہانہ بدوشوں کے قبیلے میں جانے کی مہم کے بارے میں لائحہ عمل طے کرنے لگے۔ بکروال قبیلہ ایک پہاڑی نالے کے ساتھ ہموار زمین پر موجود تھا، بہت بلندی پر ہونے کی وجہ سے یہاں زیادہ درخت نہیں تھے، کہیں کہیں بوجھ پتر اور شاہ بلوط کے درخت دکھائی دیتے تھے اور زیادہ تر جھاڑیاں تھیں، اکثر جگہ ہری بھری گھاس تھی۔ یہ جگہ گرمیوں میں 6 مہینوں کے لیے کھل جاتی تھی، باقی 6 مہینے برف باری اور سخت سردی کی وجہ سے انسانوں سے خالی ہو جاتی۔ ہانہ بدوشوں کا یہ قبیلہ ان 6 ماہ میں اپنے مویشیوں کے ساتھ یہاں سکونت اختیار کرتا تھا۔ جمشید جب ہینا کو لے کر بکروال کے قبیلے پہنچا تو سب پہر ڈل رہی تھی، جاتی گرمیوں کا سورج بہت پہلے سفید اور سیاہ بادلوں کی اوٹ میں چلا گیا تھا، یہ بادل بہت تیزی سے پھیل رہے تھے، آثار سے لگ رہا تھا کہ شام سے پہلے بادل پانی بن کر برسیں گے۔ ہینا راستے پر خاموش رہی، خود کو بے بس اور لاچار محسوس کر رہی تھی، لڑکی ذات ہو کر جمشید جیسے تند مزاج کے اور بے رحم شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے مجبور ہو کر خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ چرواہوں کی بستی سے لے کر بکروال کے قبیلے تک مسلسل 2.5 گھنٹے کا سفر تھا۔ بہت تنگ سی پگڈنڈیوں پر احتیاط سے گھوڑے چلاتے ہوئے وہ ایک ہموار ٹیلے کی بلندی پر آ گئے۔ ایک طرف ہموار نالا تھا، باقی اطراف کم بلند پہاڑ تھے۔ نالے کے ساتھ 25-30 خیمے نصب تھے، ان کے ساتھ کہ پہاڑ کے نیچے چند مکان بنے ہوئے تھے، مرد عورتیں اور بچے خیموں کے آس پاس دکھائی دے رہے تھے۔ ہینا خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جمشید اس سے مخاطب ہو کر بولا، سنو ہینا، یہ بکروال قبیلہ ہے، اب تم اس قبیلے کا حصہ بنو گی، میں نہیں جانتا آئندہ حالات کیسے ہوں گے، مگر یہ یاد رکھنا تمہاری ایک ایک حرکت پر میری نظر ہے۔ قبیلے میں میرے اعتبار کے لوگ موجود ہیں، یہ بڑے وحشی اور بے رحم ہیں، ان کی عورتیں بھی اذیت دے کر لطف اٹھاتی ہیں، مجھے امید ہے تم اپنے نازک جسم پر ان کے مردوں اور عورتوں کے ظلم پسند نہیں کروں گی۔ وہ برائی ہوئی آواز میں بولی، میں مجبور ہوں، کمزور ہوں، تمہاری کمینگی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن یہ مت سمجھنا کہ تم بچ جاؤ گے، میرے ابا اور سلمان تمہیں ڈھونڈ کر عبرتناک سزا دیں گے۔ اس نے زور کا کہکا لگایا۔ بلی جب ہر طرف سے مایوس ہوتی ہے تو پلٹ کر پکڑنے والے پر حملہ کرتی ہے، تم بھی ایسا ہی کر رہی ہو، مگر بلی سے بھی زیادہ بے بس ہو، صرف زبان چلا سکتی ہو، فکر مت کرو۔ قبیلے کے وحشی مرد اور عورتوں کے پاس چند دن گزارو گی تو ابا اور یار کو چھوڑو خود کو بھی بھول جاؤ گی۔ پھر وہ شکرال سے مخاطب ہوا، تم گھوڑوں کا خیال رکھو، میں اسے قبیلے میں لے کے جا رہا ہوں، تم بعد میں آ کر
मुझ से मिलो। जमशेद ने घोड़े की जीन से लटके थैले को अलग किया और इसने अंदर से एक बुरका निकालकर हिना को दिया। तुम ये बुरका पहन लो, खबरदार जब तक मैं ना कहूँ इसे उतारना मत। हिना ने खामोशी से बुरका पहन लिया और सर से पांव तक इसमें छुप गई। देखने के लिए आंखों के सामने जाली सी बनी हुई थी। इसने इन दोनों की नज़रों से बचकर बुरके के अंदर से एक चीज़ निकालकर एक बड़े पत्थर के ऊपर रख दी। ये पत्थर के गिर्द लिपटा दुपट्टे का टुकड़ा था। इसके बाद वो जमशेद के साथ उस टीले से उतरकर बकरवाल कबीले की तरफ जाने लगी। हैमों के करीब खेलते कूदते नंग धड़ंग बच्चों के पास से गुजरकर वो कच्चे मकानों के करीब आ गए। इनको देखकर वहां के मर्द हो आती उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए। एक दीवार की मरम्मत करता हुआ नौजवान लपक कर इसकी तरफ आया, दोनों बाजू फैलाकर गर्म जोशी से बोला, आहा जमशेद खान आए हो। है भाई, हैरत तो है। बगैर किसी इतला के जमशेद ने इससे गले मिलते हुए कहा, कुछ काम अचानक करने में मजा आता है अशदर। उम्मीद है तुम चंद दिन के लिए हमें अपना मेहमान बनाना पसंद करोगे। कैसी गैरों वाली बात करते हो जमशेद, तुम हमारे कबीले में जब तक चाहो मेहमान बन सकते हो। हिना बुरके में मस्तूर थी। वो सहमी सहमी नज़रों से इन औरतों और मर्दों की तरफ देख रही थी। इन सब के चेहरों में बेरहमी और पहाड़ी जैसी सख्ती खंडरी हुई थी। मौसमों की शिद्दत से इनके रंगत जली हुई थी। हिना खौफ और मायूसी से हौले हौले कांप रही थी। इस दौरान जमशेद अपने दोस्त अशदर को बाजू से पकड़कर दूर ले गया। आहिस्ता आहिस्ता से कुछ बता रहा था। इसकी बातें सुनकर वो टटोलती नजरों से हिना की तरफ देखता जा रहा था। फिर वो जमशेद को छोड़कर चरहा काटती औरतों की तरफ चला गया। इससे कुछ बात की। वो औरतें भी पलट पलट कर हिना की तरफ देख रही थी। फिर वो उठकर अशदर के साथ चलती हुई इनकी तरफ आ गई। करीब आकर अशदर बोला, जमशेद भाई बेफिक्र हो, तुम्हारी औरत हमारे पास महफूज रहेगी, हमारी औरतें इसका खास ख्याल रखेगी। जमशेद हिना से मुखातिब होते हुए बोला, एक बात याद रखो, यहाँ से भागना आसान नहीं, बहुत से नजरें तुम्हारी निगरानी करेंगी। वो कुछ ना बोली। बुरके के अंदर से शदीद नफरत और गुस्से से इसकी तरफ घूरती हुई अपने होंठ काटती रही। इसके बाद खामोशी से इन औरतों के साथ कच्चे मकान में दाखिल होगी। मकान की दीवारें पत्थर और चिकनी मिट्टी के गारे से बनी हुई थी। छत लकड़ी के तख्तों को जोड़कर बनाई गई थी और इसके ऊपर मिट्टी डालकर बर्फ और बारिश से महफूज रखने की कोशिश की गई थी। इनमें से एक औरत बोली, लड़की हम नहीं जानते तुम कौन हो, ये हमारे लिए ज़रूरी भी नहीं, बस हमारे मर्द ने कहा है तुम्हारा ख्याल रखना है, इस बस्ती से बाहर निकलने नहीं देना और हम जानते हैं ये कैसे करना है। तुम ये भी जान लो कि यहाँ से भाग नहीं सकती। हम बुरे रीछ की तरह अपने शिकार का ताकुब करके इसे चीर फाड़ कर रख देते हैं। हमें उम्मीद है तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगी। ये कहकर वो तीनों औरतें बाहर चली गई। जाते जाते दरवाज़ा भी बंद कर दिया और एक तरफ छोटा सा रोशनदान था, इसमें से रोशनी अंदर आ रही थी। बाहर शाम के साए अब गहरे हो रहे थे। घने घने बादल अब आसमान पर ठहरे हुए थे। इसके बावजूद सर्दी का एहसास बढ़ गया था। वो एक तरफ सुकड़ी सिमटी बैठी रही, इज़्तिराब और मायूसी के अंधेरों में भटकती रही, अपने आंसुओं के दीप जलाकर अंधेरों से लड़ती रही।